नमस्कार, डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर होने वाली है। अगले 1 घंटे नजर होगी इंकलाब से बगावत तक पर, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है उस पर भारत भी पैनी नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन होने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नेतृत्व सौंपा गया है। इसके साथ साथ संसद के बजट सत्र पर भी हमारी पैनी नजर रहने वाली है। अगले 1 घंटे अपने संवाददाताओं से लेंगे तमाम अपडेट। इसके अलावा देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर भी नजर आएगी और अगले 1 घंटे मेरे साथ रहेंगी मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, सुप्रभात। सुप्रभात भावना। और आज है हथकरघा दिवस, यानी कि जब हम बात करते हैं हैंडलूम डे की, और इसी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात यहाँ पर होगी पेरिस ओलंपिक को लेकर। जिस तरह से विनेश फोगाट ने परचम लहराया है और हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, ये कहीं ना कहीं सत्यापित करके दिखाया। साथ ही साथ उम्मीदें नीरज चोपड़ा से भी बहुत है। इन तमाम खबरों के बारे में करेंगे बात होगी कारोबार जगत और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश की कमान अब मोहम्मद यूनुस के हाथ। खालिदा जिया समेत कई विपक्षी नेता रिहा। वहीं भारत अपने राजनयिकों के जरिए लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में। लोकसभा में आज भी वित्त विधेयक पर चर्चा रहेगी जारी। वित्त मंत्री जारी चर्चा कर देंगी जवाब। वहीं राज्यसभा में विनिर्माण विधेयक को पारित कराने पर चर्चा प्रस्ताव। फिजी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री शिव सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। आज फिजी से न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगी राष्ट्रपति। न्यूजीलैंड में गवर्नर और प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। वेलिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी करेंगी संबोधित। आज हैंडलूम डे पर हथकरघा क्षेत्र में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति प्रदान करेंगे पुरस्कार। देश के कई हिस्सों में विभिन्न समारोह का आयोजन। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल से एक कदम दूर रेसलर विनेश फोगाट। आज होगा फाइनल मुकाबला। मीराबाई चानू भी पेश करेंगी पदक के लिए अपनी दावेदारी। अविनाश साबले भी 3000 मीटर स्टेपल चेस में खेलेंगे फाइनल मुकाबला। और भारत श्रीलंका 3 मैचों की सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में होंगे आमने सामने। भारत के सामने करो या मरो की स्थिति। और जैसे कि भावना ने बुलेटिन के शुरुआत में ही बताया था कि जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है वो इस समय राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और तनाव के दौर से गुजर रहा है। हालात ये है कि तख्ता पलट की वजह से देश की प्रधानमंत्री या फिर कहे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया। राष्ट्रपति ने संसद को भी भंग कर दिया और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति के मीडिया सचिव मोहम्मद जोइनल आबेदीन ने कल देर रात इस बात की जानकारी भी दी और तमाम राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के बाद अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम पर अंतिम फैसला किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले जो छात्र आंदोलन वाले छात्र हैं, उन्होंने पहले कहा था कि 84 वर्षीय यूनुस अंतरिम सरकार की अगुवाई करने के लिए सहमत हुए हैं। मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी विरोधी अभियान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। बांग्लादेश में सोमवार को सेना ने मोर्चा संभाला। उस दौरान रात भर देश के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आई। जुलाई के मध्य से जारी अशांति के कारण बांग्लादेश के मृतकों की संख्या बढ़कर 440 तक पहुंच गई। और इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। इस बीच भारत अपने राजनयिकों के जरिए भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है।
उधर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच ढाका से एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली पहुंचा है। बांग्लादेश से भारत आए यात्रियों का कहना है कि स्थिति ना तो बहुत अच्छी है ना ही बहुत बुरी है। 18 जुलाई को बांग्लादेश में युद्ध क्षेत्र जैसा माहौल था और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना तैनात कर गई थी। Situation is not so good, not so bad. The interim government has taken the control of the country, and we do not know what comes next, but we hope for a better outcome. 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh near my office in Uttara, and after that there was a curfew, and there were army and people getting killed in front of my eyes. massacres happen over there. बहुत से स्टूडेंट मारा गया 1000 के ऊपर। वो ये अनऑफिशियली काउंटिंग है और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस। तो ढाका से आए विशेष विमान से आए भारतीय समुदाय के यात्रियों को आपने सुना, जहां वे बता रहे थे कि ना ही माहौल बहुत अच्छा है ना ही माहौल बहुत बुरा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतपाल, जिस तरीके से हमने देखा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, सवाल बड़ा यही है और सवाल कई हैं कि ये हिंसा की आग कब बुझेगी। फिलहाल के लिए अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें लग चुकी हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को कमान जो है वो सौंप दी गई है। किस तरीके से इस राजनीतिक उठक पटक के बीच बांग्लादेश संभलता हुआ नजर आ रहा है? देश के लिए या बांग्लादेश की जो इस वक्त इंतजामिया है, फौजी इंतजामिया है, उनके लिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे रिस्टोर किया जाए, क्योंकि लोगों का एक हजूम है जो सड़कों पर उतर आया है। आपने सुनवाया कि जो लोग लौटे हैं वो कह रहे हैं कि स्थिति बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, पर ये होगा जो उन्होंने देखा है। वो कह रहे हैं कि 1000 से ऊपर लोग, कल आपको मैं बताता हूँ, बाय एंड लार्ज क्राउड पीसफुल था, पर प्रिजन से अटैक की गई, जेल तोड़ दी गई, 500 से ज्यादा कैदी जिनको वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स कह रहे हैं उनको रिहा कर लिया गया। फौज में भी इस बात की रियलाइजेशन है। जो फौज के चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं जनरल वकार ने कहा द वायलेंस मस्ट स्टॉप। इंटरनेशनल कंडेमिनेशन हो रही हैं। यूएस कह रहा है वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द वायलेंस। भारतीय विदेश मंत्री कल भारतीय संसद में उन्होंने बयान दिया, इट इज डीपली कंसर्निंग एंड डीपली डिस्टर्बिंग एंड वी कंटिन्यू टू मॉनिटर एंड बी इन क्लोज टच विद द अथॉरिटीज देयर। उन्होंने साफ कहा कि माइनॉरिटीज की सेफ्टी सिक्योरिटी, भारतीय नेशनल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अहम है। चाइना ने कहा कि हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ आए। यूरोपियन कंट्रीज ये कह रहे हैं। नेपाल के साथ जो बॉर्डर है उस पर हाई अलर्ट लगा दिया गया है। भारत के साथ जो करीब 4000 किलोमीटर बॉर्डर है उसको कंप्लीटली सील कर दिया गया है। तो ये दिक्कतें बिल्कुल हैं वहाँ पर। पुलिस चीफ को सैक किया गया है। पुलिस की यूनियंस कह रही हैं कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन जलाए जा रहे हैं। तो स्थिति काफी प्रॉब्लमैटिक है और जो फौज के लिए सबसे बड़ी बात सबसे पहले होगी कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो, दूसरा पॉलिटिकल प्रोसेस। तो ये एक अच्छी खबर आई कल जब राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने वो मीटिंग की जिसमें स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के लोग थे, फौज के आला अफसरान थे, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे। तो मोहम्मद यूनुस जो उनके नोबेल लॉरियट हैं उनके नाम पर सहमति बनी। उनको चीफ एडवाइजर कहा जाएगा, पर वो इंटरिम गवर्नमेंट हेड करेंगे। सबसे अहम होगा उनके लिए सरकार का गठन करना, अपने मंत्री चुनना, क्योंकि वो भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अमृत, एक चीज और समझना चाहेंगे, ग्लोबल साउथ के तमाम जो देश हैं, चाहे हम बात करें पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और अब हालिया जो राजनीतिक अस्थिरता हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, ऐसे में भारत पर जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिसके लिए खास तौर पर वजह छात्र आंदोलन बताई जा रही है, लेकिन अगर बहुत गहरे इतिहास में जाएं तो उसकी कई अन्य वजहें निकलकर सामने आएंगी। क्या असर पड़ता हुआ आप देखते हैं भारत पर इस घटनाक्रम को लेकर? भारत सबसे बड़ा मुल्क है इस खित्ते का
अगर उसके बॉर्डर्स पे इंस्टेबिलिटी होती है अंचल, चाहे वो म्यांमार में हो या आपने श्रीलंका और पाकिस्तान का भी नाम किया, अफगानिस्तान में हो, तो इसका स्पिलओवर सीधा आपके ऊपर आता है। अगर आपके जो ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के साथ वो डेवलपमेंट बेस्ड थे, तो सबसे पहला विक्टिम उसकी उनके लोग, उनकी डेवलपमेंट, फिर आपके ऊपर स्पिल ओवर इफेक्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, रिफ्यूजी क्राइसिस का, माइग्रेंट्स का। तो ये सबसे बड़ी चिंता है। दूसरी बात, इस पूरे खित्ते में या बर्रे सगीर में ऐसे मुल्क मौजूद हैं जिनको जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे वुड वांट टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न आपके लिए है, तो इसलिए वहाँ वायलेंस बंद हो। दूसरा, आप वहाँ की जो माइनॉरिटीज हैं, अगर उन पे अटैक होता है, मंदिरों पे अटैक होता है, जो हुआ है, इस्कॉन मंदिर, काली मंदिर तोड़ा गया, या इंडियन नेशनल्स हैं, कल विदेश मंत्री ने कहा कि 19,000 इंडियन नेशनल्स हैं, 9,000 स्टूडेंट्स हैं। हालांकि बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं, पर फिर भी आपके शहरी वहाँ मौजूद हैं। अगर उनके बिजनेसेस पे फर्क पड़ता है, बिजनेसेस जलाए जाते हैं, तोड़फोड़ होती है, वैंडलिज्म होती है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जी जी, साथ ही अमृत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से कल हमने संसद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सुना, मुख्य बिंदु रेखांकित करके उन्होंने बताया कि किस तरह भारत जो है पैनी नजर बनाए हुए है। अगर भारत की सीमाओं की बात की जाए तो फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर किस तरीके से सीमाओं पर सेना को तैनात किया गया है और सीमा को सुरक्षित रखने के लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? 4,000 समथिंग किलोमीटर्स, आई थिंक 4096 किलोमीटर्स का बॉर्डर है आपका बांग्लादेश के साथ। कई स्टेट्स लगती हैं, असम लगता है, बंगाल लगता है, त्रिपुरा लगता है। तो ये जो पूरा बॉर्डर है, इसको बीएसएफ गार्ड करती है। जैसे आपने कहा कि विदेश मंत्री ने कल सदन में ये बयान दिया कि हमारी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, उनको हमने हाई अलर्ट पे रखा है। इनफैक्ट जो त्रिपुरा का बॉर्डर था, उसमें तो रात को कर्फ्यू लगा दिया जाता है। 500 मीटर पहले चेक पॉइंट्स, सब ट्रैफिक रोक दिया गया, क्योंकि रोड के थ्रू आपका ट्रेड होता है। तो लॉरी ड्राइवर्स एक्सेट्रा को कह दिया गया कि जी अभी आप ना जाएं। जो पहले गए हुए थे उनको कहा था कि आप वापस आ जाएं, क्योंकि उधर स्थिति थोड़ी अनसर्टन है या वायलेंस है, तो आप लौट आएं। तो आपकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, वो पूरी उनकी जो तैनाती है वो और बढ़ा दी गई, रीइंफोर्समेंट भेजी गई हैं और हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है कि क्योंकि बहुत सारे एक तो माइग्रेंट्स होंगे, पर उनमें इन्फिल्ट्रेटर्स होंगे, जिसका सीधा खतरा आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे पड़ता है। एक चीज और समझना चाहेंगे अमृत आपसे, जो दृश्य हमने लगातार मीडिया में देखे, बंग भवन में जिस तरह से प्रदर्शनकारी घुसे, ये दृश्य याद दिलाते हैं श्रीलंका में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ था। उस वक्त आप श्रीलंका में पहुंचे थे, कितनी सिमिलैरिटी आप देखते हैं? क्या सेना को असीमित शक्तियां देना कहीं ना कहीं तख्ता पलट की एक बहुत बड़ी वजह रहा है, चाहे हम बात पाकिस्तान की करें, श्रीलंका और अब बांग्लादेश? मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ तख्ता पलट सेना ने किया। सेना ने हाथ खींच लिया शेख हसीना से, क्योंकि सेना को लगा कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, क्योंकि इतनी मौतें हुई। अब आप देख रहे हैं ना जो रिप्रेजल्स पुलिस के अगेंस्ट हो रहे हैं, गुस्सा उनका पुलिस के अगेंस्ट है। पुलिस आके माफी मांग रही है, कह रही है कि जी आपकी जो गुस्सा था, आप पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ था, हम तो आपके जैसे शहरी हैं इस मुल्क के, हमें जो ऑर्डर्स दिए जा रहे थे हम वो कर रहे थे। तो पुलिस चीफ सैक होते हैं। आर्मी जनरल्स की रीशफल हुई है कल। जनरल वकार ने अपनी टॉप आर्मी चीफ की आर्मी जनरल्स की रीशफल की है, जो शेख हसीना के करीबी माने जाते थे। तो तख्ता पलट वैसे नहीं हुआ, लोगों ने तख्ता पलट किया, मतलब फौज ने नहीं किया, लोगों ने किया। इट्स नॉट अ मिलिट्री कू, इट मे बी अ पीपल्स कू। तो गुस्सा था, सिमिलैरिटीज जैसे आपने कहा कोलंबो के साथ बिल्कुल है। या याद करें जब तालिबान आया था वहां पर अफगानिस्तान में, वो भी ऐसे ही ऐवान सदर में घुस गए थे और बैठ के सोफों पे और वहां कल लूटपाट मचा रहे थे, वैंडलिज्म कर रहे थे। तो अमृत, यहाँ मैं संक्षेप में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कभी तो आग अब बुझेगी, उसकी उम्मीद तो की जा रही है और सेना ने कमान संभाली है। बांग्लादेश की बात की जाए तो बाइपोलरिटी रही है यहाँ पर, लेकिन एक नया खेमा अब आता हुआ नजर आ रहा है। कई विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा किया गया है।
किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदलते हुए बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं, बहुत संक्षेप में। बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है भावना आपने। खालिदा जिया को हाउस अरेस्ट से किया है, जमात के ऊपर, जमात इस्लामी को भी के ऊपर जो बैन है उसको हटाने की बात चल रही है, क्योंकि एक प्रेशर है कि जो ऑपोजिशन जिसको शेख हसीना ने परसेप्शन में दबाया, मैस अरेस्ट की, बहुत सारे बीएनपी के लीडर्स मुल्क छोड़ के भाग गए, अब उनको रिस्टोर किया जाए। मोहम्मद यूनुस के लिए सबसे बड़ी जनता की बात यह होगी कि कैबिनेट का गठन करना, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल खींचातानी इतनी है। अवामी लीग अभी डिस्क्रेडिटेड जरूर हो, पर अवामी लीग इज अ फोर्स टू रेकन विद इन बांग्लादेश। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि कैसे, ये ही मोहम्मद यूनुस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी होगी कि जो हुकूमत वो बनाएंगे या इंतजामिया वो बनाएंगे इंटरिम, उस पर उसके कॉन्टूअर्स क्या हों, उसकी रूपरेखाएं क्या हों, क्योंकि बीएनपी ने डेडलाइन दे दी है कि जी 3 महीने में इलेक्शनें कराएं। 3 महीने में इलेक्शनें कराना वहां पे अभी जो स्थिति है बहुत ही मुश्किल होगा, फौज के लिए भी या किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट के लिए भी। और अब आप इसमें किसको लाएंगे? जमात को लाएंगे, आप बीएनपी को लाएंगे, कि अवामी लीग को रखेंगे कि बाहर रखेंगे? अगर आप लाते हैं, या फिर आप क्या एक नॉन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन लाएंगे? तो ये सब बड़े सवाल है। यूनुस साहब ने एक्सेप्ट तो कर लिया है रोते बिलखते, पर उनके लिए, उनको भी पता है कि ये रास्ता बहुत कठिन होने वाला है उनके लिए। बिल्कुल, जो रास्ता है वो कठिन और सवाल बहुत है जिनके जवाब जल्द ढूंढने होंगे ताकि स्थिरता बनाई जा सके बांग्लादेश में। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, इन तमाम जानकारियों को इतने रोचक तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल वक्त की छोटे से ब्रेक का है नया सवेरा में। नया सवेरा के उस पार आकर बात करेंगे संसद से जुड़ी हुई। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा में बढ़ते हुए बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र की। लोकसभा में आज की बात की जाए तो वित्त विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा प्रस्तावित है। इस पर आज आगे की चर्चा होगी और इसे चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा। और इस विधेयक को कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा के लिए लोकसभा में पेश किया था और आज ये वित्त विधेयक जो है उस पर जारी चर्चा का जवाब वो देंगी। और इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर चर्चा प्रस्तावित है और इसे वापस लोकसभा भेजा जाएगा। लोकसभा में सोमवार को विनियोग विधेयक पारित किया जा चुका है। इसके साथ ही राज्यसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आज का दिन भी बेहद सकारात्मक रहने की उम्मीद है। संसद में बजट सत्र पर पहले बजट की चर्चा हुई और आज वित्त विधेयक जो है उसको पारित कराने की कोशिश की जाएगी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर संसद के बजट सत्र की बात की जाए तो आज भी बहुत विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं कहा जाए तो रियल एस्टेट में जिस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसमें जो बदलाव करने के लिए सरकार संशोधन कर सकती है, उसके लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या घोषणाएं कर सकती हैं? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हम जानते हैं कि बजट सत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो कामकाज होता है वो बजट पारित कराने की प्रक्रिया होती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों की जो अनुदान मांगे हैं उन्हें चर्चा के बाद पारित कराया जाता है। और वो प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि लोकसभा में पूरी हो चुकी है, यानी गिलोटिन पास हो चुका है
और उसके बाद वित्त विधेयक पर चर्चा होती है। कल हमने देखा कि बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा और तमाम सत्ता और विपक्ष के सांसदों ने वित्त विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें कहीं। सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात को लेकर है कि जब बजट प्रस्ताव आया था, यानी बजट पेश हुआ था 23 जुलाई को, तब एक प्रस्ताव रखा गया था रियल एस्टेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर। अभी तक जो व्यवस्था थी कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचता है और उसमें जो मुनाफा होता है उसमें 20% टैक्स लगता है, लेकिन उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है, यानी महंगाई के हिसाब से वो गणना भी होती है जिससे जो वास्तविक कर है वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जो बजट प्रस्ताव आया था उसमें 12.5% की दर से समान तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने की बात कही गई थी। रियल एस्टेट यानी घर हो या फ्लैट हो या ज़मीन हो, उनको जो आप बिक्री करते हैं उससे जो आपको मुनाफा होता है उस पर। और इसको लेकर हमने देखा है कि बजट चर्चा के दौरान भी और तमाम मीडिया में यह बात हुई थी कि इससे रियल एस्टेट पर बुरा असर पड़ सकता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो सकता है। अब सरकार एक संशोधन लेकर आ रही है, क्योंकि जब भी वित्त विधेयक पारित होता है तब सरकार की तरफ से भी संशोधन आ सकता है अगर सरकार चाहे, और विपक्षी दल कटौती प्रस्ताव या अपने संशोधन रखते हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि विपक्षी दलों के जो संशोधन प्रस्ताव होते हैं वो सदन में गिर जाते हैं। सरकार जब कभी कोई इस तरह का संशोधन प्रस्ताव लाती है तो वो पारित होते हैं। तो एक संशोधन प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जा रहा है, ये बिल्कुल आधिकारिक हो चुका है और कहा जा रहा है कि ये वही प्रस्ताव है जिसमें रियल एस्टेट पर जो इंडेक्सेशन जो बेनिफिट है उसको हटाए नहीं जाने की बात है। यानी अब 2 विकल्प होंगे। 23 जुलाई 2024 से पहले अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, घर या फ्लैट या जमीन खरीदा है, उसकी बिक्री पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसमें अगर वो चाहे तो पुरानी जो व्यवस्था है जिसमें जो बेनिफिट है इंडेक्सेशन बेनिफिट उस पर उसको लेते हुए 20% टैक्स चुका सकते हैं, या फिर जो नई व्यवस्था प्रस्तावित हुई है 12.5% सीधे तौर पर मुनाफे पर जो कर लगना, उसमें जा सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरह से है कि जब हम देख रहे हैं कि आयकर के जो एक तरह से देखें कि नई व्यवस्था आई थी जिसमें पुरानी व्यवस्था भी बरकरार रखी गई और नए सिस्टम में भी आयकर में कोई जाना चाहे व्यवस्था में तो उसमें जा सकता है। तो ये उसी तरह का एक विकल्प दिया जाएगा। ये उस व्यक्ति पर होगा, यानी जो जमीन बेच रहा है, बिक्री कर रहा है, कि वो उन दोनों में से किस व्यवस्था का चयन करे। तो एक बहुत बड़ी राहत रियल एस्टेट सेक्टर को या फिर रियल एस्टेट में निवेश करने वालों को, आम जो लोग हैं उनको मिलने जा रही संशोधन प्रस्ताव के जरिए, जो आज जब वित्त मंत्री चर्चा का जवाब देंगी उसके बाद पारित किया जाएगा, ऐसी पूरी संभावना। बिल्कुल। और इसके अलावा भी कई अहम पत्रावलियां जो हैं वो दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएंगी। आप उस पर नजर बना के रखिएगा शैलेंद्र। आगे भी लगातार आपसे इस पूरे संसद के सत्र पर लेते रहेंगे अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के उस पार आकर हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फिजी दौरे से जुड़ी हुई। वक्त एक ब्रेक का। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के फिजी दौरे की, जहां उन्होंने श्री शिव सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री शिव सुब्रमण्य स्वामी मंदिर नाडी नदी के पास स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी तरह का सबसे बड़ा मंदिर है। ये मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है। मंदिर में पारंपरिक द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इसके बाद राष्ट्रपति 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगी।
और इस दौरान वे गवर्नर जनरल सिंडी किरो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात भी करेंगे। राष्ट्रपति वेलिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और रॉकलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 10 अगस्त को तिमोर लेस्ते जाएंगी। और अब दिल्ली के शराब नीति केस की, जिसमें जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल 20 जून को रात 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए जमानत दी थी कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है और जिसके खिलाफ ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है और उन्हें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। अब केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। और दिल्ली शराब नीति मामले में से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को ईडी ने की थी। ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उनको 9 बार समन भेजे थे, लेकिन उन्होंने एक भी समन का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती, जमानत से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम के कई प्रावधानों को चुनौती देने के मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में विजय मदनलाल चौधरी मामले में 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती, जमानत और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़े पीएमएलए कानून के कई प्रावधानों को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पर आज सुनवाई करने वाली है। असल में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस राजपीर सहरावत ने 17 जुलाई को दिए अपने आदेश में केस में हाई कोर्ट की ओर से की गई अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। जस्टिस सहरावत ने अपने आदेश में कहा था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई अधीनस्थ कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई में दखल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट को एहतियात बरतनी चाहिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव प्रभारियों के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। चुनाव को लेकर उन्होंने बूथ प्रबंधन पर विशेष जोर दिया है। योगी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को हर परिवार से संपर्क स्थापित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी हर हाल में आम लोगों से जुड़े और विकास के मुद्दे लोगों तक पहुंचाएं। इस बात पर भी जोर दिया गया कि कार्यकर्ता विपक्ष को गुमराह करने के बजाय सही तरीके से काम करें और राजनीति से लिप्त होकर जवाब ना दें। इसके लिए पदाधिकारियों को भी सक्रिय रहना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में विपक्षियों ने जनता को धोखा दिया है। सीएम ने कहा है कि संविधान की रक्षा भाजपा सरकारों के समय ही की गई। कांग्रेस के समय में अनेक चुनी गई सरकारों को बर्खास्त किया गया। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्षियों के दोहरे रवैये की पोल जनता के सामने खोलें। और आपको ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की समाधि स्थल पर जाएंगे और वहां पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वह दिगंबर अखाड़ा में ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ और ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास जी की राम मंदिर आंदोलन को परिणाम तक लाने में मुख्य भूमिका रही है। अपने दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी ने प्रभु श्री रामलला के दर्शन किए, साथ ही श्री राम जन्मभूमि में चल रहे निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली।
और आज है 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। देश का हथकरघा उद्योग काफी समृद्ध है। इस उद्योग से बहुत से लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आंचल, बिल्कुल, और सरकार की भी तमाम जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से इस उद्योग को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। देखिए आज के इस दिन से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भारत का हथकरघा उद्योग देश के कुटीर उद्योग की आधारशिला है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बेमिसाल कारीगरी हथकरघा में देखी जा सकती है। चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 के अनुसार भारत में 35,22,512 हथकरघा श्रमिक हैं, जिनमें से 70% से अधिक बुनकर और संबद्ध श्रमिक महिलाएं हैं। इसी को ख्याल में रखते हुए सरकार ने कई पहल की हैं, जिसमें भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा बुनकरों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए वोकल फॉर लोकल सहित विभिन्न योजनाओं और अभियानों को क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, कच्चा माल आपूर्ति योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना प्रमुख हैं। इन योजनाओं के जरिए से पात्र हथकरघा और हस्तशिल्प एजेंसियों, बुनकरों, कारीगरों को कच्चा माल, उन्नत करघे और सहायक उपकरण की खरीद, टूल किट, सौर प्रकाश इकाइयों, वर्कशेड के निर्माण, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य बुनियादी ढांचे, हथकरघा उत्पादों के विपणन, बुनकरों की मुद्रा योजना और सामाजिक सुरक्षा आदि के तहत रियायती ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हम लोग समर्थ योजना के अंदर ट्रेनिंग भी चलवा रहे हैं। समर्थ सरकार से WSC चलाती है यहाँ की वीवर सर्विस सेंटर, जो कि 45 दिन का ट्रेनिंग होता है, जिसमें 13,500 रुपया मिलता है। बहुत सारी स्कीम हम लोग भी गवर्नमेंट के थ्रू चलवाते हैं, जैसे बीमा करवाते हैं बुनकरों का, जो कि 2 लाख का है बीमा। 45 दिन मैंने ट्रेनिंग किया था, पूरा हो गया था। सरकार की तरफ से योजना हमको मिलता है। ऐसा ही बुनकरों का काम चलता रहे और काम करने में बहुत आराम है, बहुत बढ़िया भी लगता है मुझे। मैं 18-20 साल से ही बुनकर में जुड़ा हुआ हूँ और क्या नाम है, समर ट्रेनिंग भी यहाँ पे तरफ से चलता है और बहुत से यहाँ पे लड़कियों को प्रशिक्षण किया जाता है ट्रेनिंग के द्वारा। एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाएं भी हथकरघा को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना के तहत कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। वर्ष 2022 तक कपड़ा मंत्रालय ने 91 हथकरघा क्लस्टरों को 76.6 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हथकरघा संवर्धन सहायता के तहत सरकार ने 1109 बुनकरों के करघे और सहायक उपकरण की लागत का 90% वहन किया। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा क्लस्टरों के अंतर्गत 2107 हथकरघा श्रमिकों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया। 141 विपणन आयोजनों के लिए 18.49 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई है और व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना के तहत मेगा हथकरघा क्लस्टरों को स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के लिए 10 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह परिवहन सब्सिडी घटक के तहत 102.05 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति की गई। 73.79 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति मूल्य सब्सिडी घटक के तहत की गई। कुल 175.84 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति कच्चे माल की आपूर्ति योजना के तहत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास। संध्या, सुप्रभात। क्या है आपके पास आज अखबारों के पिटारे से? सुप्रभात भावना और आंचल। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत जिस तरह से इतिहास रच रहा है उसको लेकर के आज सभी अखबारों ने पहले पेज पर एक खबर प्रकाशित की है और भारत को जिस तरह से गर्व महसूस हो रहा है तो खिलाड़ियों को लेकर के किस तरह से उनमें उत्साह नजर आ रहा है वो भी दर्शाया गया है। बताया कि विनेश फोगाट ने पहली बार फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। वहीं नीरज चोपड़ा की बात करें तो स्वर्ण पदक को लेकर के अब उनसे आस है, क्योंकि उन्होंने जो भाला फेंका वो इतनी दूर तक था कि कोई भी दूर दूर तक उनका मुकाबला करता हुआ नजर नहीं आया। वहीं हॉकी की बात करें तो कांस्य पदक से जरूर उम्मीदें नजर आ रही हैं। तो इस खबर को आज प्रकाशित किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबर आज अखबारों में प्रमुखता के साथ है। बांग्लादेश में अराजकता देखने को मिल रही है, हिंदुओं और मंदिरों पर हमला किया गया है। इस बात को हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया और ये भी बताया कि अवामी लीग के 2 हिंदू नेताओं की हत्या हो चुकी है, 40 लोग घायल हुए हैं। वहीं रक्षा मंत्री माफ कीजिएगा देश के डॉक्टर एस जयशंकर मंत्री ने कहा कि हालात जटिल हैं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और ये भी कहा कि भारतीय नागरिक जो हैं वो बांग्लादेश में इनमें से लगभग 9000 छात्र हैं। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जो वक्तव्य कल सदन में दिया उसको लेकर के भी आज खबर ली गई है। इसके अलावा एक और खबर जनसत्ता अखबार में हमें पहले पेज पर देखने को मिली है, जिसमें बताया कि कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की आधिकारिक उम्मीदवार बन चुकी हैं और ये भी बताया गया है कि वो देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अफ्रीकी महिला बन चुकी हैं। एक और खबर की बात करें तो यह है MCD से जुड़ी हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने सिस्टम पर कड़ा हमला बोला है और तगड़ा वार करते हुए कहा कि आरामदायक क्लब बन गए हैं MCD और इसे भंग करने की ज़रूरत महसूस होती है। आपको बता दें कि गाजीपुर के नाले में जिस तरह से मां और बच्चे की मौत हुई थी उसको लेकर के हाईकोर्ट ने तीखा वार करते हुए ये बात कही है। एक और खबर की बात कर लेते हैं चलते चलते, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित की है और बताया है कि फौजी के हर कदम से बनेगी बिजली। जी हाँ, सुनने में ये ज़रूर अजीब लगता होगा, लेकिन इंदौर के IIT ने ये कर दिखाया है और आपको बता दें कि DRDO को 10 जोड़ों की पहली खेप भी दे दी है और अगर ये सफल होता है तो जल्द ही हमें देखने को मिलेगा कि दुश्मनों से जो देश की रक्षा करते हैं जवान, उनके कदम ताल से भी बिजली उत्पन्न होती हुई हमें नजर आएगी। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई यह खास और अहम खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतने कम समय में तमाम क्षेत्रों से सभी खबरों को समेटकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबरें फटाफट अंदाज में। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में।
विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत भारतीय नागरिकों से लीबिया और गैर जरूरी यात्रा न करने को कहा गया है। लीबिया की वर्तमान स्थिति के आकलन के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। लीबिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सड़क मार्ग से दूसरे प्रांतों की यात्रा न करने और आपातकालीन फोन नंबर पर त्रिपोली स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। ईरान ने रची पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश। अमेरिकी एजेंसियों ने पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। ईरान के लिए अमेरिका में बना रहा था हत्या करने की योजना। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने गाजा नेता याह्या सिनवार को समूह का प्रमुख किया नियुक्त। हमास समूह ने कहा कि 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ये निर्णय लिया गया। 61 साल के याह्या सिनवार का संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। उसने 23 साल इजरायली जेलों में बिताए हैं और वो 2011 में कैदी एक्सचेंज के तहत रिहा किया गया था। गजा पट्टी के खान यूनुस में जन्मा सिनवार 1987 में हमास के साथ जुड़ा था। और अब बातें करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी हुई। अंदाज रहेगा फटाफट। देश में प्रीमियम और लग्जरी आवासों की मांग में तेजी बनी हुई है। अप्रैल जून तिमाही में 43% नए लॉन्च और 38% बिक्री के साथ हाई एंड हाउसिंग का दबदबा देखा गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बीते कल राज्यसभा में विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य के सहयोग से वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य पूरा होगा। सरकार इन्फोसिस लिमिटेड को भेजी गई 32,403 करोड़ की जीएसटी डिमांड पर कोई भी छूट देने पर विचार नहीं कर रही है। सरकार ने सीएस शेट्टी को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किया नियुक्त। श्री शेट्टी देश के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक एसबीआई के वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक व 28 अगस्त को वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार का लेंगे स्थान। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अब सीधे बात करते हैं उन खबरों की जो कि पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई हैं। तो स्वर्ण से एक कदम दूर है विनेश फोगाट। जी हां, विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। वह ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बन गई हैं। बिल्कुल, और उनके पिता का कथन कि हमारी छोरियां जो हैं वो छोरों से कम नहीं है। तो फोगाट सिस्टर्स की अगर बात करें तो विनेश ने महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की यूरिस्ट्रेलिस लोपेज को 5-0 से हराया। पहले राउंड तक विनेश 1-0 से आगे थी और फिर आखिरी 3 मिनट में उन्होंने क्यूबा की पहलवान पर डबल लेग अटैक किया और 4 पॉइंट्स कमाए और इस बढ़त में वे अंत तक उसको बनाने में कामयाब रही। फाइनल में जगह बनाने में सफल हो पाई और इस ओलंपिक में विनेश का जो सफर है वो शानदार रहा है। अपने पहले मैच यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने 4 बार की विश्व चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट सुसाकी को 3-2 से हराया था। यूई सुसाकी को हराने वाली विनेश पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। इसके बाद विनेश ने ओक्साना को क्वार्टर फाइनल में 7-5 से हराया। अब सेमीफाइनल में 5-0 से जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई। विनेश की नजर अब स्वर्ण पदक पर रहेगी। तो बुधवार यानी आज का दिन 7 अगस्त स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी वो। और विनेश का जो फाइनल है वो किसके साथ होना है वो भी आपको बताएं। अमेरिकी पहलवान सारा एन से उनका मुकाबला है। और गौरतलब है कि विनेश से पहले केवल 2 पुरुष पहलवान ही ओलंपिक के फाइनल तक पहुंच पाए हैं। तो 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया फाइनल तक पहुंचे, लेकिन आखिरी मुकाबला दोनों हार गए। तो अगर गोल्ड लाने में कामयाब होती है, जिसकी दुआएं पूरा देश कर रहा है, तो पहली अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहली महिला एथलीट होंगी विनेश फोगाट गोल्ड लाने के लिए। और हमेशा से कहा जाता है कि मिसालें हमेशा दी जाती हैं, उनसे याद रखा जाता है। और मुकेश भारत के 11वें दिन के प्रदर्शन पर, क्योंकि मुकेश हमारे जो संवाददाता हैं जो पेरिस ओलंपिक को लगातार कवर कर रहे हैं,
वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि मुकेश, 11वें दिन का जो प्रदर्शन रहा है, यानी 11 दिन, उसको क्या कहेंगे आप? और साथ ही विनेश फोगाट ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है और नीरज ने शानदार थ्रो के साथ क्वालिफाई किया। हॉकी से थोड़ी निराशा जरूर लगी, लेकिन अब कांस्य पदक की दौड़ में भारत आगे है। आगे क्या उम्मीदें? विनेश फोगाट ने जिस जज्बे के साथ खेला रेसलिंग के मैट पर, उन्होंने दिग्गजों को हराया। जिस तरह से जापानीज वर्ल्ड नंबर 1 और 4 बार के ओलंपियक को उन्होंने शिकस्त दी पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में जिस जज्बे के साथ वो खेली, यूक्रेन को हराया, उसके बाद क्यूबन बॉक्सर को हरा करके फाइनल में पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर भारत की पहली महिला रेसलर है जो इस मुकाम तक पहुंची और जिस शानदार अंदाज में वो खेली, जिस जज्बे के साथ वो खेली, और देखिए मौका नहीं दिया ओपोनेंट के उन्होंने कुछ भी करने का या कुछ भी उनको ये सोचने का कि वो कैसे यहां से निकल पाए। बड़ा मुकाबला था और जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। अगर वो स्वर्ण पदक जीतती हैं, सिल्वर तो देखिए उनका श्योर है ही है, स्वर्ण पदक जीतती हैं तो देश एक और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक का जश्न मनाएगा इस मुकाबले में आकर के। और इस ओलंपिक को क्यों याद किया जाएगा, पेरिस ओलंपिक में अगर विनेश जो है इतिहास रचती हैं। और देखिए ब्रॉन्ज मेडल तो हमारी झोली में आ चुके थे, सिल्वर आएगा ये भी एक बड़ी बात है। और विनेश के लिए देश दुआएं मांग रहा है, तमाम लोग दुआएं मांग रहे हैं और जिस तरह से वो खेल रही हैं, उनका जो फाइनल होगा वो देखने लायक होगा। वहीं एक्शन में आज जो थे वो नीरज चोपड़ा भी थे। एक सिंगल थ्रो और मुकाबला फिनिश, यानी जिस तरह का उन्होंने थ्रो किया और 89.34 मीटर का उन्होंने जो थ्रो फेंका, बहुत ही शानदार थ्रो था। और क्वालिफिकेशन के बेंचमार्क को 84 के बेंचमार्क को उन्होंने क्रॉस किया, जहां तो उनसे काफी उम्मीदें थी। और दुनिया के वो दिग्गज खिलाड़ी हैं, जैवलिन थ्रोअर है, जैवलिन का भारत में उन्हें जनक कहा जाता है। उम्मीदें करेंगे कि इसी अंदाज में वो अपने फाइनल मुकाबले में खेलें और भारत के लिए रिपीट करें हिस्ट्री को, स्वर्ण पदक जीतें। और एक मुकाबला था जिस पर सभी की आज निगाहें थी, कल के मुकाबले की अगर बात करें तो वहां पर हम थे हॉकी में, जहां जर्मनी के साथ सेमीफाइनल में उतरी भारतीय टीम। क्लोज कॉन्टेस्ट दिखाई दिया, 4 क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिला। थोड़ी सी चूक भारतीय टीम को थोड़ी सी निराशा दे गई, नहीं तो भारत यहां से सेमीफाइनल की बाधा पार कर जाता। यहां पर 3-2 से भारतीय टीम जर्मनी से हार गई। भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए वो खेलेगी और उम्मीद है कि भारत अपना कैंपेन जो हॉकी में है वो ब्रॉन्ज मेडल के साथ खत्म करेगा। तो मुकेश, दुआओं का दौर जारी है और अगर देखा जाए तो विनेश बस एक कदम दूर है स्वर्ण से, हालांकि एक पदक तो और पक्का है ही। मुकेश, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज कई रोमांचक प्रतिस्पर्धा होने वाली है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, एक कदम दूर पदक से। और वहीं पैरिस ओलंपिक की अगर बात करें तो जैसा कि मुकेश भी बताए थे, आज का दिन बेहद अहम है। आज के मुकाबलों का अगर जिक्र करें तो भारतीय एथलीट प्रियंका और सूरज पवार मैराथन रेस, वॉक, मिक्स्ड रिले के फाइनल ट्रैक पर आएंगे नजर। और इसके साथ ही आज देर रात बोरोतोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में उतरेंगी। मीराबाई चानू से पदक की उम्मीद होगी। वहीं महिला पहलवान विनेश फोगाट आज स्वर्ण पदक के लिए रिंग में उतरेंगे। विनेश का फाइनल में अमेरिकी पहलवान सारा एन से मुकाबला होगा। और लंबी दूरी के धावक अविनाश साबले 3000 मीटर स्टेपल चेस के फाइनल में मैदान पर उतरेंगे। अन्य मुकाबलों में एथलेटिक्स सहित गोल्फ, टेबल टेनिस, कुश्ती में एथलीट आएंगे नजर मैदान पर। और पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर आज स्वदेश लौट रही हैं। मनु भाकर के स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जी हाँ चल, वहीं आज सुबह से खेल प्रशंसक विजेता मनु भाकर के स्वागत के लिए दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो आज पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर स्वदेश लौट रही हैं और दिल्ली में जो खेल प्रशंसक हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मनु भाकर का। आज कई गतिविधियां रहने वाली हैं मनु भाकर की, जानते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। तापस, मनु भाकर स्वदेश लौट रही हैं, बेहद ही सम्मान की बात है। भारत की बेटी जो है 2 कांस्य पदक जो है वो जीत कर आई है। कितनी देर में IGI एयरपोर्ट पहुंच रही हैं, साथ ही साथ अगर खेल प्रशंसकों की बात की जाए तो कितना उत्साह वहां नजर आ रहा है? उत्साह बहुत है, यहाँ पे जश्न का माहौल है, गाना बजाना आप देख सकते हैं यहाँ पे किस हद तक चल रहा है। ढोल नगारों की आवाज चल रही है और अब से थोड़ी देर में अभी बचा है 9 बजने में 5 मिनट, 9:10 में मनु भाकर का फ्लाइट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे लैंड करेगा और यहाँ पे ऑलरेडी उनके लिए
जश्न का माहौल है। लोग एक तरह से आके बिछा के उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कुछ इन लोगों से बात करते हैं। ये लोग दूर दूर से आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से हैं और उत्तराखंड संघ के मेंबर हैं। उत्तराखंड राइफल एसोसिएशन जो है उनके मेंबर है। और आज मनु भाकर के साथ उनके कोच भी यहाँ पे जसपाल राणा भी आने वाले हैं। मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाई और उनके द्रोणाचार्य कोच जसपाल राणा जो उत्तराखंड से हैं, उनको हम बहुत ही दिल से धन्यवाद करते हैं और बड़े गर्व की बात है कि वो निजी कोच थे उनके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लोगों में खासा उत्साह है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे लोगों में तांता बंधा हुआ है। लोग बहुत खुश है। एक तरह से एक इतिहास मनु भाकर ने रचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भाई है, जसपाल राणा के भाई आए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों में खुशियां हैं। मैं एक बार जसपाल राणा के भाई से बात करना चाहता हूँ। देखते हैं ऐतिहासिक विजय जसपाल राणा की, मनु भाकर की ऐतिहासिक विजय, देश का नाम ऊंचा किया। बहुत बधाई। ये थे जसपाल राणा के भाई, आपको पिताजी, माफ कीजिए, जसपाल राणा के पिताजी। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि किस लोगों में जोश है, जुनून है, क्योंकि यहाँ पे मनु भाकर ने जो कारनामा किया है वो सच में काबिले तारीफ है। लाइन देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे तांता लगा हुआ है सुबह से। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मीडिया कर्मी है, उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरे लोग हैं और ये सब यहाँ पे खड़े हैं स्वागत करने के लिए। एक और यहाँ पे आप देखिए बैंड मौजूद है और ये लोग यहाँ पे मनु भाकर का स्वागत करने के लिए तैयार है। हाथों में फूल है, मालाएं हैं जी, और शहनाई है, ढोल है, नगाड़े हैं। बिल्कुल पारंपरिक उत्तराखंडी संगीत सुनवा रहे हैं सुबह आप हमें तापस, और ये संगीत उस धुन की भी धमक दिखाता है जिसका जलवा बिखेरा मनु भाकर ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। और लगातार ये भी जानना चाहेंगे कि एक बहुत क्लियर कट मैसेज जाता है उन तमाम बेटियों को जो स्पोर्ट्स में, खेलों में खेलोगे तो खिलोगे से अपना परचम लहराना चाहती हैं। आपके पास वापस आएंगे, उम्मीद करते हैं मनु भाकर जल्द उतरेंगी और वो दृश्य भी डीडी न्यूज के माध्यम से एक्सक्लूसिवली हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तापस इन तमाम जानकारियों को हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन अब वक्त तो चला कि हम आपको बताएं खबरें एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से। फैंटेसी ड्रामा सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन अपने चौथे सीजन के साथ ही समाप्त हो जाएगी। शोरनर और सह निर्माता रियान कोंडल ने यह घोषणा की है। राहुल कोहली, मॉर्ले डैंड्रिस सिटाडेल सीजन 2 के कलाकारों में हुए शामिल। पहले सीजन में ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने एजेंट नादिया का किरदार निभाया और अब अपने इसी किरदार को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका नए सस्पेंस के साथ आएंगी फिर नजर और रिचर्ड मेडन के साथ मिलकर दुनिया को बचाने का उठाएंगी जिम्मा। अजय देवगन ने सन ऑफ द सरदार 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। एस राजामौली निर्देशित फिल्म मर्यादा रमन्ना की हिंदी रीमेक सन ऑफ सरदार साल 2012 की हिट फिल्मों में से एक है। हॉलीवुड स्टार मेग रियान को साराजेवो फिल्म फेस्टिवल के 30वें संस्करण में माना द हार्ट ऑफ साराजेवो अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं आपके हमारे शहर का मौसम का हाल। आईएमडी ने दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की संभावना जताई है। खासतौर पर मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जिलों में आज 12 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज से 9 अगस्त तक मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जताई है। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश होगी। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मेघालय सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आज से 10 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आइए अब जानते हैं शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
तो नया सवेरा में अब वक्त आ गया कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले एक बात भी आपसे साझा करते हैं कि आज हरियाली तीज है, उसी की भी सबको शुभकामनाएं। जी हाँ, हरियाली तीज के दिन माता पार्वती की पूजा होती है और आज मंदिरों में माता पार्वती की आराधना की जा रही है। और आइए आपको छोड़ जाते हैं मिरेकल स्नो शो। ये दुनिया में मशहूर है, बेहद ही रोमांचक शो है, आप उन झलकियों का आनंद लीजिए। इसी के साथ मुझे, आंचल और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।